नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत क्रोचे का अभिवेलनावाद पर अपने विचार कुछ विचार करेंगे और इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। इस व्याख्यान के पश्चात आप क्रोचे के विषय में जान सकेंगे, उनके दर्शन को समझ सकेंगे, उनके द्वारा प्रतिपादित सहजानुभूति को समझ सकेंगे, कला और शैली विषय को उनके क्या विचार हैं ये जान सकेंगे, अभिवेलनावाद को समझ सकेंगे तथा अभिवेलनावाद और भारतीय वक्रोक्तिवाद में क्या समानता है ये जान सकेंगे और इस अभिवेलनावाद की सीमाएं और इसके महत्व को भी आप समझ सकेंगे। सबसे पहले हम क्रोचे के विषय में, उनके जीवन के विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। क्रोचे का समय है 1866 से 1952 ईस्वी तक। क्रोचे इटली के निवासी थे। वे एक महान कला मर्मज्ञ, तत्ववेत्ता, दार्शनिक थे। काव्य और कला के विवेचन के संदर्भ में उन्होंने अभिवेलनावाद पर गहनता से अध्ययन किया, यानी अपने विचार प्रस्तुत किए। तो इसलिए अभिवेलनावाद जो शब्द है ये एक प्रकार से क्रोचे का ही पर्यायवाची बन गया है। अभिवेलनावाद शब्द का ध्यान आते ही क्रोचे का ध्यान आ जाता है एकदम। क्रोचे ने इतिहास, सौंदर्य शास्त्र, मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था और आत्मदर्शन, इन सभी पर एक नए दृष्टिकोण से उन्होंने विचार विमर्श किया, इनका विवेचन किया, इनको कला से जोड़कर और अपने विचार प्रस्तुत किए। उनका कला संबंधी प्रमुख ग्रंथ है एस्थेटिक्स, जिसे सौंदर्य शास्त्र भी कहा जाता है। उसको तो जब ये जो समय था, क्रोचे का जो युग था, इस समय कला के लिए सिद्धांत का विकास हुआ था और कला के लिए जो विचार मानने वाले थे उनका निष्कर्ष था कि कलाकार अपनी आत्मा के प्रकाश से जिस सत्य को देखता है उसी को वह कला के माध्यम से व्यक्त कर देता है। कहने का भाव ये कि कलाकार सत्य का उद्घाटन किस प्रकार करता है, अपनी आत्मा के प्रकाश के आधार पर करता है ना। तो ऐसा ही ये युग था, इसे हम स्वच्छंदतावादी युग भी कहते हैं। तो ऐसे युग में ही बेनेडिक्ट क्रोचे का जन्म हुआ था, या उनका जीवन ऐसे ही युग में है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि क्रोचे की कला विषयक दार्शनिकता क्या है, वे किस प्रकार दार्शनिकता को कला के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो उनकी जो ये धारणा है उसका उन्हें हम कह सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि क्रोचे एक दार्शनिक था, आत्मवादी दार्शनिक, आत्मा के संबंध में विचार करता है, अर्थात वो मानसिक क्रियाओं को महत्व देता है। आत्मिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं, आत्मा की दो क्रियाएं वह स्वीकार करता है। पहली है व्यवहारिक ज्ञान और दूसरी है सैद्धांतिक ज्ञान या प्रतिज्ञान। अब इन दोनों प्रकार के ज्ञानों को, व्यवहारिक ज्ञान और सैद्धांतिक ज्ञान, इनको भी दो फिर उप विभागों में वो बांटता है, दो प्रकारों में। व्यवहारिक ज्ञान के दो प्रकार, उपयोगी या आर्थिक, और उसके बाद दूसरा नैतिक। इसी प्रकार सैद्धांतिक ज्ञान, प्रतिज्ञान के दो भाग में करता है, एक है तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, और दूसरा है सहज ज्ञान। ये सहज ज्ञान है, यही यहाँ हमारा विवेच्य विषय है। ये सहज ज्ञान ही कविता, साहित्य, कला आदि से संबंधित है ना। इसका ही संबंध है सहज ज्ञान का ही कला, काव्य और साहित्य आदि से। तो इसी से को बाद में सहजानुभूति के रूप में उन्होंने प्रकट किया है। सहजानुभूति या सहज ज्ञान क्या है ये, इसी पर हम समझते हैं। सहजानुभूति को बहुत अधिक महत्व देते हैं क्रोचे, और कहते हैं सहजानुभूति ही अभिवेदना है। और ये जो अभिवेदना है ये सभी प्रकार के बौद्धिक ज्ञान से, प्रत्यक्षीकरण से, संवेदना से भिन्न है। ये जो सहजानुभूति है कल्पना से उत्पन्न होती है, ये वस्तुओं के बिंब और भावनाओं का निर्माण करती है और इसी से कला का उत्पादन होता है। इसके बाद वे सहजानुभूति के विषय में और भी कहते हैं कि बौद्धिक ज्ञान, प्रत्यक्षीकरण, संवेदना आदि से भिन्न है। ये प्रत्यक्ष बोध से भी भिन्न है। प्रत्यक्ष बोध या प्रत्यक्ष ज्ञान से इसको भिन्न बताते हुए वे कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष बोध होता है उसमें यथार्थ अयथार्थ का भेद बना रहता है, लेकिन सहज
अनुभूति जो होती है, सहज ज्ञान, उसमें ऐसा भेद नहीं होता। तो इस प्रकार वे कहते हैं कि ये बात हमें मस्तिष्क में अच्छी तरह बिठा लेनी चाहिए कि सहजानुभूत ज्ञान को किसी स्वामी की आवश्यकता नहीं होती, किसी का सहारा उसे नहीं चाहिए, वो दूसरे की आंखें उधार नहीं लेता, उसकी अपनी आंखें हैं और वह उसकी अपनी आंखें वे काफ़ी तेज हैं। इसी बात को स्वीकार करते हुए वो कहता है कि सहजानुभूति में जो बौद्धिक ज्ञान है वह समन्वित तो हो जाता है, या बौद्धिक ज्ञान के मूल में सहजानुभूति हो सकती है, फिर भी वह इस बौद्धिक ज्ञान को और सहजानुभूति को एक नहीं मानता। यानी ये अलग अलग चीज़ें हैं, जैसा हमने बताया, बौद्धिक ज्ञान, प्रत्यक्षीकरण, संवेदना आदि से भिन्न मानता है वह सहजानुभूति को। प्रत्यक्ष बोध से भी इसको वो अलगाता है, अलग मानता है, और इसके विषय में भी कहता है कि सहजानुभूति में यथार्थ है यथार्थ का भेद नहीं होता, जबकि प्रत्यक्ष बोध में ऐसा होता है, जो हमने पहले अभी उल्लेख किया है। इसी प्रकार सहजानुभूति ऐन्द्रिक संवेदनों से भी भिन्न है। सहजानुभूति साचर्य या स्मृति या संस्कारों से भी भिन्न है। इसी प्रकार सहजानुभूति को क्या करता है, वो इतना उसका वर्णन करते हैं, उससे भी भिन्न है, इससे भिन्न है, वो पहली बना देता है इसे, और पहली बनाने के बाद फिर वो कहता है कि सहजानुभूति है वही अभिव्यंजना है। सहजानुभूति और अभिव्यंजना यानी वो दोनों कोई एक दूसरे के पर्यायवाची या उसमें वो प्रयोग कर लेता है, लेकिन सामान्यतः सहजानुभूति और अभिव्यंजना दो पृथक पृथक क्रियाएं प्रतीत होती हैं, लेकिन क्रोचे इन्हें पृथक पृथक नहीं मानता। वो उनके शब्दों में कहता है कि सहजानुभूति की क्रिया उसी अंश तक सहजानुभूति है जहाँ तक वह उसे अभिव्यक्त करती है, जहाँ तक सहजानुभूति को अभिव्यक्त करती है उसी तक वो सहजानुभूति है। यानी वो एक पहली सी इसमें वो खड़ी कर देता है, एक पहली सी इसमें वो बना देता है ना। सहजानुभूति को वो कहता है, जैसा हमने पढ़ा, तर्क और बुद्धि पर भी आधारित नहीं मानता। सहजानुभूति बौद्धिक अवधारणाओं में घुल मिल जाती है, ऐसा उसका मानना है कि सहजानुभूति है, फिर वो अभिव्यंजना का कोई ना कोई रास्ता ढंग ढूंढ लेती है। वस्तुतः अभिव्यंजना है वो सहजानुभूति का अभिन्न अंग है। स्वयं क्रोचे ने कहा है कि अभिव्यंजना सहजानुभूति का ही एक अभिन्न अंग है, यानी उसी का एक भाग है, उसी से जुड़ी हुई है। तो सहजानुभूति को हम अपने विचार से कह सकते हैं कि अनुभूति की प्रारंभिक अवस्था हम कह सकते हैं, लेकिन क्रोचे इसे सहजानुभूति की प्रारंभिक अवस्था भी नहीं कहता, बल्कि दोनों को वो सर्वथा अभिन्न ही बता देता है, कि कहता है कि सहजानुभूति और अभिव्यंजना एक ही है। यानी वो इतना नहीं मानता कि अभिव्यंजना है वो सहजानुभूति मतलब प्रारंभिक अवस्था वाली बात है उसकी, नहीं अंतिम अवस्था वाली बात है। यानी उन दोनों को अभिन्न ही मान लेता है, सहजानुभूति और अभिव्यंजना दोनों को अभिन्न ही मान लेता है ना। तो इस प्रकार जो बौद्धिक अवधारणाएं हैं वो अपनी स्वतंत्र सत्ता खो देती हैं और सब वो सहजानुभूति में ही समन्वित हो जाती हैं, यानी सहज अनुभूति, और इसी को अभिव्यंजना मानते हुए इस पर क्रोचे बहुत अधिक बल देता है। अब उसका कहना है कि सहजानुभूति है, ये जो क्रिया है सहजानुभूति की, या किस प्रकार ये उत्पन्न होती है, किस प्रकार प्राप्त होती है, किस प्रकार ये विकसित होती है, इसके लिए वो 3 अवस्थाओं का वर्णन करता है। फिर उसके बाद उदाहरण देकर भी समझाता है। तो पहली अवस्था में वह क्या कहता है, पहली अवस्था में वह सहज ज्ञान को प्रभाव और संवेदना से अलग करता है। जो हमारा सहज ज्ञान होता है आत्मा का, जो सहज ज्ञान जो सैद्धांतिक ज्ञान का एक भाग है जो हमने पहले पढ़ा था, उस सहज ज्ञान को प्रभाव और संवेदन से वह अलग मानता है। संवेदन प्रकृति से अरूप होता है और मनुष्य की आत्मा उस संवेदन को सीधी सादी वस्तु के रूप में अनुभूत नहीं कर पाती। संवेदन के विषय में ये क्रोचे का मानना है कि मनुष्य की आत्मा उसे सीधी सादी वस्तु के रूप में उसे अनुभव नहीं करती संवेदन को। जब हम किसी वस्तु की प्रत्यक्ष अनुभूति या संवेदना प्राप्त करते हैं तब हमारा अंतर्मन का सहयोग नहीं होता, वह अपने विशेष रूप से में निष्क्रिय होता है। यानी कोई हम संवेदन या अनुभूति इस प्रकार का अनुभव प्राप्त करते हैं, हम संवेदना प्राप्त करते हैं, तो हमारा जो अंतर्मन है वो निष्क्रिय रहता है, निष्क्रिय होता है। इसे मानव मन
महसूस करता है, उत्पन्न नहीं करता। यानी किसको उत्पन्न नहीं करता? संवेदन को। तो इस पहली अवस्था में संवेदन एक प्रकार से इंद्रिय संपर्क की परिणति होती है। इंद्रिय संपर्क के बाद हमारे इंद्रियों का संपर्क होता है, आँखों से देखते हैं या कानों से सुनते हैं या मन से हम जो भी कुछ अनुभव करते हैं। इंद्रिय संपर्क की परिणति पहली अवस्था में मानता है संवेदन ऐसा है। मनुष्य के मन में उस इंद्रिय संपर्क का कोई स्पष्ट भाव उभर कर नहीं आता पहली अवस्था में, न ही कोई निश्चित रूपरेखा उसके सामने प्रकट होती है। इस इंद्रिय संपर्क से जो संवेदन उत्पन्न होता है उसकी अमूर्तता और अरूपता प्रकृति से यांत्रिक होती है, यानी यांत्रिक रूप में, एक मशीनीकृत रूप में, अपने आप इस प्रकार अमूर्त रूप में। मूर्त होता है प्रगट या कोई साक्षात जो वस्तु हमारे सामने रखी है उसे मूर्त कहते हैं। अमूर्त रूप में ये इस प्रकार संवेदन उत्पन्न होता है प्रकृति से एक यांत्रिक क्रिया करते हुए। तो ये पहली अवस्था है जो इंद्रिय संपर्क से कुछ थोड़ा बहुत संबंधित है। इसके बाद दूसरी अवस्था में कहता है अंतर्मन प्रभाव और संवेगों को अंतर्मन में खपाकर एक कर देता है। जो प्रभाव, जो संवेग वगैरह जो प्राप्त होते हैं वो खप जाते हैं मन में और सब मिलकर एक हो जाते हैं। पहली अवस्था में संवेदन सहजानुभूति या अभिवेदना की सामग्री कही जा सकती है। जो हमने पहली अवस्था पढ़ी है उसे ये कहते हैं कि ये सहजानुभूति या अभिवेदना की सामग्री है, ये जो संवेदन पहली अवस्था में हुए हैं, क्योंकि इन्हीं संवेदनों से समुचित बिंबों की सृष्टि होती है। अब जो पहली अवस्था में जो संवेदन हुए हैं ना, वो यानी वो सामग्री इकट्ठी हो गई, उसके बाद फिर बिंब बन गए, बिंबों की सृष्टि हुई। संवेगों के कारण प्रकृति दत्त अनुभव आत्मानुभूति बन जाते हैं। प्रकृति स्वभाव या प्रकृति से जो हमें अनुभव प्राप्त होते हैं वो आत्मा की अनुभूति बन जाती हैं। आत्मा उन्हें अनुभूत करती है और कल्पना के सृष्टि में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर कल्पना के सहारे वे कल्पना उन्हें सृष्टि में बदल देती है बिंबों आदि के द्वारा। इसके लिए एक चित्रकार का उदाहरण वे देते हैं। कहते हैं चित्रकार पहले वस्तु विशेष की एक झलक देखता है, लेकिन जब वह उसका पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर लेता है, पूरी तरह से उसे देख लेता है, उसके सामने आ जाती है, वो प्रत्यक्ष हो जाती है, उसे अंतर्मन में पूरी तरह वो अभिव्यक्त कर लेता है। अपने अंतर्मन में उसे वो एक प्रकार से बता देता है अपने अंतर्मन को, या अपना उसका अंतर्मन उसे पूरी तरह समझ जाता है। तब उसे सहज ज्ञान की अनुभूति होती है। फिर वस्तु के विषय में उसे सहज ज्ञान हो जाता है कि हाँ ये वस्तु इस प्रकार की है। उस अंतर्मन में अभिव्यक्त होने के बाद उस वस्तु का सहज ज्ञान उसे होता है। और इसी स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक विद्वान अन्य कहता है कि क्रोचे सहजानुभूति को आंतरिक अभिवेदना या आंतरिक रूप रचना मानते हैं जो सौंदर्य तत्व को जन्म देती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वस्तु है उसके सामने, चित्रकार के सामने, तो उसकी झलक देखी, झलक देखने के बाद जब उसका पूर्ण प्रत्यक्षीकरण होता है फिर उसका अंतर्मन से उसे अभिव्यक्त करता है तो उसे वो सहज ज्ञान की अनुभूति हो जाती है उस वस्तु के विषय में। तो ये जो सहजानुभूति है ये एक प्रकार से आंतरिक अभिवेदना, आंतरिक रूप रचना जो अंतर्मन में हुई है वह चीज़ है ना। इसी से फिर वो कहता है कि सौंदर्य तत्व उत्पन्न होता है जो संवेदनों को अपने में खपा लेता है और उनके साथ एकाकार होकर और फिर मूर्त रूप प्राप्त कर लेती है। वास्तविक रूप में, चित्र के रूप में, कविता के रूप में फिर वो प्रकट होती है। ऐसा इस दूसरी अवस्था में कहा गया है। इसके पश्चात तीसरी अवस्था क्रोचे मूलते सहजानुभूति को आत्मा की एक अभिवेदनात्मक प्रक्रिया मानते हैं। आत्मा की प्रक्रिया है, कुछ अभिव्यक्ति कह सकते हैं, अभिवेदना की प्रक्रिया है। किसी स्थिति या घटना को देखने से चित्रकार के अंतर्मन में विभिन्न प्रकार के भाव या संवेग उत्पन्न होते हैं। पहले तो चित्रकार उन भाव या संवेगों पर विवेकपूर्ण अंकुश लगाए रखता है, उन्हें दबाए रखता है, उन पर अपना एक विवेक से उन्हें अंकुश में रखता है। बाद में वह उन भाव और संवेगों के रूप में पड़े प्रभावों को बिंबों में बांधकर अभिव्यक्त कर देता है। इन जो उस पर प्रभाव पड़े हैं, भाव और संवेग, संवेदन आदि के रूप में जो भी प्रभाव उसके मन पर पड़े हैं, सहज ज्ञान जो प्राप्त हुआ है उसे वो बिंबों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्त का मतलब कविता या चित्र या किसी भी रूप में वो उन्हें दर्शाता है। उस तरह से वह मन पर पड़े बोझ से स्वतंत्र हो जाता है। जब उसने अभिव्यक्त कर दिया, उस चीज़ को उसने बाहर निकाल दिया मन से, तो वो मन पर उसका बोझ है वो उससे हट जाता है।
क्रोचे इस सहजानुभूति को अंतर्मन की क्रिया मानता है और इसे आंतरिक अभिवेलना कहता है। इस प्रकार कहता है कि ये सारी क्रिया अंतर्मन में ही घटित होती है। सहजानुभूति और ये जो अभिवेलना है ये अंतर्मन में, इसलिए ये आंतरिक है। अमूर्त होती है, यानी अमूर्त होती है जिसका कोई बाहर फिजिकल, जिसका एक्सिस्टेंस न हो, यानी जिसका भौतिक अस्तित्व न हो, ऐसी वस्तु अमूर्त होती है और यही सौंदर्य को जन्म देती है, यानी जो उसकी आंतरिक अभिवेलना है वही। यह अभिवेलना आंतरिक होती है, बाह्य नहीं होती। यह मन के भीतर होती है, न कि बाहर चित्रफलक, पत्र या कागज पर। इसका मतलब यह अभिवेलना है क्रोचे की वो मन के भीतर ही हुई, यानी मन के भीतर ही मन ने कोई कविता बना ली या कोई चित्र बना लिया। उसको चित्र को किसी स्क्रीन पर या पर्दे पर या कागज पर उतारने की आवश्यकता ही नहीं है। यही आंतरिक अभिव्यक्ति या अभिवेलना ही सच्ची कला है और इसी को सच्ची कला कहता है ना। जो मन को ही जो एक प्रकार से अनुभूति हुई है, मन में ही जो ये अमूर्त जो रूप बना है जो बिंबों के माध्यम से, वही क्रोचे के मन में सच्ची कला है। अब उसे अभिव्यक्त करना है दूसरे को कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, कला के माध्यम से या काव्य के माध्यम से दर्शानी है, बतानी है, अभिव्यक्त करनी है या नहीं, इस पर मैं इसको महत्व नहीं देता क्रोचे। इसे एक उदाहरण के द्वारा वो समझाता है, या हम समझ सकते हैं एक उदाहरण के द्वारा। कल्पना करो किसी कवि ने एक दुबले पतले भिखारी को घर घर जाकर भीख मांगते देखा। उसका पेट और पीठ मिलकर एक हो गए हैं, इतना दुबला पतला हो गया है। उसे देखकर कवि का अंतर्मन बड़ी करुणा दया से पिघल गया, द्रवित हो गया। स्वभावतः उसका कवि हृदय करहा उठा। उसने अपनी कविता में उस असहाय, निर्बल और दुखी भिखारी के दुख को साकार कर दिया, कविता में ढाल दिया उसका दुख। इस संबंध में दो विचार हमारे सामने आते हैं। पहला तो ये कि कवि बाह्य घटना को ज्यों का त्यों चित्रण कर दे, जैसा उसने देखा है भिखारी वैसा ही उसका चित्रण कर दे, कविता बना दे उस पर। दूसरा है कि उस गरीब भिखारी को देखकर कवि अपने अंतर्मन में अनुभव करे और उस पीड़ा को शब्दों में बांध कर अभिव्यक्त कर दे, यानी उस गरीब भिखारी की पीड़ा को वो मन में अनुभव करे। ये देखे कि यदि मैं ये भिखारी की जगह मैं होता मुझे कितनी पीड़ा होती, उसकी पीड़ा को वो अंतर्मन से अनुभव करे, उस पीड़ा को फिर शब्दों में बांधकर कविता के रूप में या जैसे भी अभिव्यक्त कर दे। पहली स्थिति में कवि ने बाहर की घटना का वर्णन मात्र किया है, यानी उसने पहली स्थिति में क्या है, भिखारी को देखा और उस पर कविता लिख दी। ज़्यादा अपने मन में उसने विश्लेषण या विवेचन या मन में उसकी करुणा, उस दया को उस तरह अनुभव नहीं किया, बस बाहरी रूप में देखकर उसका वर्णन कर दिया। लेकिन दूसरी स्थिति में उसने अपने भीतर की पीड़ा को साकार रूप दिया। इस भिखारी की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हुए या अपने को भिखारी के रूप में समझते हुए उस पीड़ा को फिर उसने व्यक्त किया है। अभिवेलनावाद का संबंध इसी दूसरी स्थिति से है, नहीं दूसरी स्थिति में, यानी अंतर्मन में उस वस्तु को बैठा लेना, उसकी सहज अनुभूति अंतर्मन में करना, जिसमें कवि ने अपने अंतर्मन की पीड़ा, प्रभाव आदि का संवेदनशील वर्णन किया है। तो इस प्रकार इस सहजानुभूति और अभिवेलना को की अवस्थाओं का वे उल्लेख करते हैं। इसके पश्चात इस सहजानुभूति का कला से किस प्रकार वे संबंध निर्धारित करते हैं, कला और सहजानुभूति में क्या संबंध है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्रोचे प्रत्येक सहजानुभूति को अभिवेलना मानता है। तो कहता है कि कोई भी सहजानुभूति है वह अभिवेलना है और प्रत्येक अभिवेलना कला है। इसका मतलब सहजानुभूति बराबर अभिवेलना बराबर है कला। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया, बीच में से अभिवेलना को हटा दें तो सहजानुभूति बराबर है कला, यानी A = B = C। तो उस फार्मूले से निकलता है A = C। तो ये हो जाता है कि सहजानुभूति बराबर कला। इस प्रकार सहजानुभूति को कला कह दिया जाए तो ये हमारे हिसाब से, जैसा क्रोचे कहता है, ये अनुचित नहीं होगा। क्रोचे ने जिस प्रकार कहा कि भाई सहजानुभूति अभिवेलना है और अभिवेलना कला है, तो इसका मतलब सहजानुभूति ही कला हो गई। शायद कुछ लोग कहेंगे कि इस प्रकार यदि हम कहेंगे तो कुछ लोग ये कहेंगे कि प्रत्येक सहजानुभूति नहीं, कुछ विशिष्ट प्रकार की सहजानुभूति ही कला होती है, हर सहजानुभूति कला नहीं होती। किंतु क्रोचे इसे नहीं मानता। ऐसी स्थिति में हम सोचते हैं कि कहीं सहजानुभूति का संबंध केवल कलाकार से ही तो नहीं होता, पर यह बात भी क्रोचे स्वीकार नहीं करता कि सहजानुभूति का संबंध केवल कलाकार से नहीं है। कलाकार से हम क्यों मान लें कि मान ले वही कलाकार ने अंतर्मन से संवेदन अनुभव किए या अनुभूति की है, उसका पाठक पर या श्रोता पर कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्रोचे ऐसा भी नहीं मानता। वह कवि में और साधारण व्यक्ति में अंतर ही नहीं मानता क्रोचे, तो है ना।
कहता है कि सहजानुभूति सामान्य व्यक्ति में भी होती है और कलाकार में भी, दोनों में ही। आपको ये मानने का अवसर नहीं देता वो कि सहजानुभूति केवल कलाकार में ही होती होगी। कहता नहीं, कवि में भी, कवि में और साधारण व्यक्ति में गुण या प्रतिभा में कोई अंतर ही नहीं होता, है ना। कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति और कलाकार दोनों में ये सहजानुभूति होती है, किंतु इस सहजानुभूति की मात्रा में अंतर होता है। कवि में ये अधिक मात्रा में हो सकती है और पाठक या जो सामान्य व्यक्ति है उसमें ये कम मात्रा में हो सकती है। इसी प्रकार कलाकार की जो सहजानुभूति है वो अधिक व्यापक है, अधिक विस्तृत है, ऐसा भी मानते हैं ना। तो इस प्रकार वो सहजानुभूति को कला के रूप में, कला के साथ वो जोड़कर वो उसका वर्णन करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो आगे इस कला की विषय वस्तु और इसके शैली के विषय में क्या कहते हैं ना। यहाँ हम सीधे सीधे क्रोचे के विचार प्रकट करते हैं, उनकी मान्यताओं का या उनकी जो ये विचारों हैं इनका बाद में विश्लेषण हम थोड़ा सा आगे करेंगे, पहले उनके विचार ही हम ये देख रहे हैं। तो क्रोचे कला की विषय वस्तु और शैली, इनको भी वो एक ही मानता है। उसका मतलब मानना है कि अनुभूति बराबर अभिव्यक्ति, अनुभूति और अभिव्यक्ति एक ही चीज़ है। जिस प्रकार सहजानुभूति और अभिवेदना दोनों एक हैं, उसी प्रकार अनुभूति और अभिव्यक्ति एक ही है। इस आधार पर वह कला को विषय वस्तु और उसकी शैली दोनों से अभिन्न मानता है, यानी दोनों को एक ही मानता है। विषय वस्तु और शैली एक ही चीज़ है उसकी। तो ये भी मानता वो कि कलाकार अपनी सहजानुभूति को अभिवेदना का रूप देता है, तो उसमें वह कुछ नया नहीं जोड़ता। शैली के द्वारा वह विषय को प्रस्तुत नहीं करता, अपितु विषय ही शैली के रूप में अवतरित होता है। जो उसके विषय वस्तु है वही शैली के रूप में अवतरित हो जाता है, निकल जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है, कुछ उसमें नया नहीं होता, ऐसा कहता है क्रोचे। विषय और शैली में कोई अंतर नहीं है। तो इसे स्पष्ट करते हुए एक उदाहरण भी वो देता है ना। कहता है कि जैसे फिल्टर में से पानी छानने पर किंचित अंतर के साथ वही पुनः प्रकट होता है, ठीक वैसे ही अभिव्यक्त विषय यानी विषय है वो अनुभूत विषय शैली के रूप में ही व्यक्त होता है। तो इस प्रकार वो एक ही मानता है ना, विषय और शैली में वो कोई अंतर नहीं मानता। इसके बाद उसका ये भी विचार है कि कला अखंड होती है ना। अखंडता में वो विश्वास करता है। कला के अन्य तत्व और अंगों में एकता का प्रतिपादन करता है, यानी सभी अंगों की एकता होनी चाहिए ना। वो कहता है कि कलाकृति को हम खंडों में, कविता को हम दृश्यों में या उपाख्यानों में या उपमा या वाक्यों में, एक चित्र को हम अलग अलग आकृतियों में या वस्तुओं में या पृष्ठभूमि या उसकी पूर्व जो उसका दृश्य विधान है उसमें, पूर्वभूमि में, इसमें विभक्त करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस क्रिया के द्वारा हम एकता का विरोध कर देते हैं, और एकता का विरोध करना उस कृति को ही नष्ट करना है ना। यानी इनको हम अलग अलग नहीं देख सकते, इसको हम किसी भी कलाकृति को हम खंडों में नहीं देख सकते। यदि हम खंडों में देख सकते हैं तो इस प्रकार ये वही क्रिया हो जाएगी जैसे किसी जीव को, किसी प्राणी को हृदय उसका अलग देखें, उसका मस्तिष्क अलग देखें, उसकी धमनियाँ अलग देखें, उसकी मांसपेशियाँ अलग देखें, यानी इन सब में उसे बांट दें, और बांट दें तो क्या हो जाएगा, जीव प्राणी एक मुर्दा बन जाएगा, शव में परिवर्तित हो जाएगा। उसके अलग अलग अंगों को ही निकाल निकाल कर हम देखेंगे, तो ऐसा क्रोचे का मानना है। तो इस प्रकार कला की विभिन्न श्रेणियों और कोटियों का यदि हम निर्धारण करते हैं तो उसका क्रोचे विरोध करता है। यानी कला की कोई कोटि नहीं होती, कोई उसकी श्रेणी नहीं होती, है ना, ये उसका मानना है। जिस प्रकार सौंदर्य की कोटियाँ नहीं होती, सौंदर्य भी एक अखंड होता है, वैसे ही वो कला कोई भी कोटियाँ नहीं मानता। तो कला की अखंडता के विषय में ये क्रोचे का विचार है। इसके बाद कलाकार के कुछ साधनों या माध्यमों का भी वह उल्लेख करता है। वो 4 साधन बताता है। पहला साधन कहता है वो सजग इच्छा शक्ति, जिससे कि सदैव वह कला सृजन के लिए तैयार रहे, कला सृजन कर सके, ऐसी इच्छा शक्ति कवि में होनी चाहिए। दूसरा, उसे कला के माध्यम का भी ज्ञान होना चाहिए। कला सृजन के विभिन्न माध्यम, विभिन्न साधन, उनके उपयोग का ज्ञान और अभ्यास कलाकार को होना चाहिए। तीसरा, वो कहता है कि कला सृजन से पूर्व कलाकार को एक आरंभिक चिंतन करना चाहिए, यानी वो चिंतन जरूरी है उसके लिए।
उसे एकाएक किसी कलात्मक विचार की अनुभूति होती है तो वह उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है ना। तो कई प्रकार की अभिव्यक्ति का वह इस प्रकार प्रयत्न करता है अभिव्यक्त करने के, और अंत में उसका रास्ता खुल जाता है कि इस प्रकार वो अभिव्यक्त करे, ये उसे पता चलता है और अभिव्यक्ति का प्रवाह बन जाता है, वो अभिव्यक्ति के रूप में वो बाहर निकल जाती है। तो इसी प्रकार ये इसी से कलाकार को क्या कला संबंधी एक आनंद की अनुभूति होती है, यानी इस प्रक्रिया में ही जब वो अभिव्यक्ति करता है तो उसी में उसे आनंद की अनुभूति होती है। तो इस आनंद की अनुभूति के लिए और इस पूरी प्रक्रिया के लिए अंत में वो कहता है कि कल्पना शक्ति का होना भी आवश्यक है, पर्याप्त कल्पना शक्ति होनी चाहिए जिससे वह आवश्यक कलात्मक बिंबों की योजना कर सके, अपनी कविता में अपने काव्य में आवश्यक कलात्मक बिंब वो उतार सके। इसके लिए उसमें पर्याप्त कल्पना शक्ति भी होनी चाहिए। तो कलाकार के लिए 4 साधन या माध्यम वो जरूरी मानता है। इसके पश्चात वह कुछ पाठक या सहृदय या श्रोता या जिसे सामाजिक भी कहते हैं उसके लिए भी कुछ कहता है कि उसमें भी कुछ अक्षमताएं, कुछ विशेषताएं, कुछ उसमें भी ऐसी प्रवृत्ति उसमें भी होनी चाहिए, तभी वह काव्य का आनंद ले पाता है या उसका रस ले पाता है। तो इसके लिए वह कहता है कि कलाकार का जो दृष्टिकोण है वह दृष्टिकोण उस श्रोता या सामाजिक उस दृष्टिकोण के साथ तादात्म्य में स्थापित कर ले, यानी कलाकार के दृष्टिकोण से सामाजिक या सहृदय अपना दृष्टिकोण मिला ले, उसका तादात्म्य स्थापित कर ले। इससे ही वह कलाकृति के माध्यम से कलाकार द्वारा अनुभूत कलात्मक बिंबों को पुनः अनुभूत कर सकेगा, यानी कलाकार ने जो बिंब अनुभव किए थे, जिनको अनुभूत किया था, उन्हें अब सामाजिक अनुभूत कर सकेगा यदि वह कलाकार के दृष्टिकोण के साथ एक तादात्म्य स्थापित कर लेगा। तो ना इसके लिए उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उत्तेजित नहीं होना चाहिए, है ना, और कई इस प्रकार की बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए। अध्ययन मनन उसे करना चाहिए, अध्ययन मनन भी आवश्यक हो जाता है इसके लिए। कला का अध्ययन मनन करेगा तभी वो कलाकार के दृष्टिकोण के साथ एक अपना तादात्म्य स्थापित कर सकेगा। इसके साथ ही वो कहता है कि सामाजिक या सहृदय में कला के सौंदर्यात्मक बिंबों का पुनरुत्पादन करने के लिए एक और गुण होना चाहिए, उसे कहते हैं रुचि। उसकी रुचि होनी चाहिए, और रुचि का दूसरा नाम वो प्रतिभा भी कहता है जो कलाकार में होती है। यानी कलाकार के लिए वही गुण प्रतिभा है और सामाजिक या श्रोता या सहृदय के लिए वही गुण रुचि है। तो सामाजिक कलाकार के स्तर पर उठ पाने में, उसकी आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करने में तभी सफल होगा जब उसमें ये रुचि होगी, तभी वह उस कला का आस्वादन कर सकेगा, उसका आनंद ले सकेगा। इस कला सृजन और कला आस्वादन की प्रक्रिया में फिर आगे क्रोचे कोई अंतर ही नहीं मानता और कहता है कि दोनों का एक ही मार्ग है और एक ही मंजिल है। ये दोनों क्रियाएं, कला सृजन और कला आस्वादन, यानी कोई कविता लिखी और उस कविता का आनंद लिया, दोनों एक ही क्रियाएं हैं, है ना। तो एक ही मानता है उन्हें। बस इतना वो ज़रूर कहता है कि कलाकार है वो आगे आगे नेतृत्व करता है और सामाजिक है वो उसके पीछे पीछे उसका अनुकरण करता है ना। तो ये भी, बल्कि क्रोचे ने तो ये भी नहीं कहा था कि कला का नेतृत्व करता है, सामाजिक अनुकरण करता है। हम ये अपना निष्कर्ष हम उसके कुछ इस प्रकार के कला सृजन और आस्वादन की प्रक्रिया को जब वो एक ही मानता है तो हम ये कह सकते हैं कि शायद इतना ही अंतर मानता होगा कि कलाकार तो उस कला आस्वादन की जो प्रक्रिया है उसमें आगे तो कलाकार होता है और पीछे सामाजिक या श्रोता होता है। तो ये कुछ सामाजिक या सहृदय या श्रोता के लिए उसने आवश्यक अक्षमताएं मानी है, यानी दृष्टिकोण के साथ तादात्म्य स्थापित करे, अध्ययन मनन करे और उसमें आवश्यक रुचि भी होनी चाहिए। इसके पश्चात सामान्य अनुभूति और कलाजन्य अनुभूति, इसमें भी, इसके विषय में भी वो उल्लेख करता है और इनमें वो बड़ा गहरा अंतर मानता है। वो कहता है कि सामान्य अनुभूति है, उसके 2 रूप हैं, सुख और दुख। सुख दुख का संबंध अब हमारी 4 मूलभूत प्रवृत्तियों से है। 4 मूलभूत प्रवृत्तियाँ उसने बताई हैं आत्मा की। उनमें जो आर्थिक और व्यवहारिक है, जो हमने पहले शुरू में ही दूसरी तीसरी स्लाइड में ही जो हमने वर्णन की थी, आत्मा के जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, उसमें तो
कहता है उन 4 मूलभूत जो क्रिया उनमें आर्थिक व्यवहारिक से संबंध है वो सुख दुख का संबंध है, जबकि कला का संबंध हमने बताया था सहजानुभूति से है। तो इसलिए सामान्य अनुभूति का क्षेत्र ही कला से पृथक हो जाता है, यानी कला का क्षेत्र अलग हो गया, सुख दुख का क्षेत्र अलग हो गया। तो ऐसी स्थिति में कलाजन्य अनुभूति के समकक्ष हम इस सामान्य अनुभूति को कैसे रख सकते हैं। फिर भी करोचे सामान्य प्रसन्नता और कलाजन्य आनंद में कहता है गुणों का अंतर नहीं है, वो कहता है कि मात्रा का अंतर है। एक हमें सामान्य रूप से कोई खुशी आनंद प्राप्त हुआ, एक हमें कला के द्वारा आनंद प्राप्त हुआ, तो उसमें क्या अंतर है, मात्रा का अंतर है, वो कम ज़्यादा कौन सा है। यानी कलाजन्य आनंद हो सकता है ज़्यादा हो या सामान्य प्रसन्नता ज़्यादा हो, तो इनमें मात्रा का अंतर वो मानता है ना। ये फिर वो इसी प्रकार कहता है कि नाटक की विभिन्न परिस्थितियों को देखकर हम हंसते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, किंतु हमारा जो ये देखना होता है नाटक या सिनेमा या फिल्म को देखते हुए हम हंसते रोते हैं, तो हमारा हंसना रोना या आनंद अनुभव करना ये जो सामान्य सुख दुख होता है उससे हल्का होता है ना। तो इस प्रकार कहते हैं सामान्य जीवन के सुख दुख वास्तविक और गंभीर होते हैं, जबकि इस प्रकार जो कलाजन्य जो सुख दुख जो आस्वादन होते हैं वो हल्के होते हैं, ऐसा कहता है। तो इस प्रकार कलाजन्य अनुभूति है वो सामान्य अनुभूति से भिन्न है, ऐसा उसका मानना है। अब हम क्रोचे की धारणाओं को देखते हैं इन विचारों के बाद कि क्रोचे इन विचारों के परिप्रेक्ष्य में ही कि क्या धारणाएं संक्षेप में निकल कर आती हैं। तो पहली तो उसकी धारणा है जो हमने अब पढ़ी है, ये सारी जो हमने पढ़ी है इन्हीं की हम धारणाएं बना लेते हैं 5-7 यानी मुख्य पॉइंट, और उन्हीं के आधार पर फिर हम इनका विश्लेषण करते हैं। कहता है कि सहजानुभूति, अभिवेदना और कला तीनों ही पर्यायवाची हैं, जो हमने पढ़ा था। इसके बाद कला में विषय और शैली को भी वो एक ही मानता है, अभिन्न मानता है, उनमें अंतर नहीं मानता। वो कला का तत्व या अंगों के आधार पर विश्लेषण करना भी नहीं मानता, यानी कला की अखंडता जो हमने पढ़ा था उस पर विश्वास करता है। कला सृजन और आस्वादन की प्रक्रिया को भी वो एक ही मानता है। इसके बाद सामान्य अनुभूति और कलाजन्य अनुभूति में वो मात्रा का अंतर मानता है, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में ही पढ़ा है। इसके पश्चात हम इनके विचारों की विवेचना करते हैं। क्रोचे की जो पहली धारणा है, पहली धारणा सहजानुभूति, अभिवेदना और कला पर्यायवाची है। तो यदि हम इसको देखें तो सहजानुभूति बराबर अभिवेदना बराबर कला, हमने पहले उल्लेख किया था। इसी प्रकार हम कह सकते हैं गाय और भैंस दोनों दूध देती हैं, दोनों बराबर हैं, और यदि उन्हें हम कौवे के बराबर करें तो वो कैसे हो सकता है। तो ये तो ऐसा ही हो गया है ना। तो इसका मतलब गाय और भैंस तो दोनों दूध देती है, तो निश्चित हो गया गाय और भैंस बराबर है। यदि इन्हें तीसरी या कोई चीज़ है कौवा कौवे के बराबर कर दें, तो ये कैसा फार्मूला हुआ है ना। तो इसी फार्मूले पर का व्यंग करते हुए या क्रोचे की इसी धारणा पर व्यंग करते हुए इटालियन विद्वान कहते भी हैं कि क्रोचे को कला के समानार्थक शब्द ढूंढने का इतना चाव था कि उसने अनुचित और उचित का वो भूल ही गया। यानी एक ऐसा पर्यायवाची शब्द उसे चाहिए था कला का जो समानार्थक हो, तो वो अब कला का समानार्थक कहीं सहजानुभूति या अभिवेदना या कला तीनों को ही पर्यायवाची सिद्ध कर दिया। इसमें ये नहीं देखा उसने कि कौन सा ठीक बैठता है कौन सा नहीं बैठता है ना। तो इस प्रकार ये जो पहली धारणा है उसकी सहजानुभूति, अभिवेदना और कला पर्यायवाची है, ये धारणा स्वीकार्य नहीं हो सकती। इन तीनों को हम पर्यायवाची नहीं मानते। दूसरी उसकी धारणा है कि कला में विषय और शैली एक ही होते हैं, अभिन्न रहते हैं। अब एक ही विषय को लेकर अनेक रचनाएं लिखी जा सकती हैं। देखिए विषय और शैली एक नहीं हो सकते है ना। एक ही विषय के अनुरूप शैली का निर्माण किया जाता है ना। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि राम के चरित्र को लेकर रामचरितमानस लिखी गई है, कवितावली लिखी गई है, तो लेकिन दोनों में अंतर है। रामचरितमानस की शैली अलग है, कवितावली की शैली अलग है ना। ठीक है कि सदैव विषय के अनुरूप ही शैली का प्रयोग करते हैं। जो शैली है वो विषय के अनुसार, शैली यानी बात को कहने का ढंग, क्या उसका तरीका है ना, तो उसको हम विषय के अनुसार ही उसका चयन करते हैं और दोनों में एक समन्वय रहता है। किंतु केवल इस आधार पर हम दोनों को एक नहीं कह सकते ना। एक ही विषय पर, जैसा हम देखते हैं कि रामायण का उदाहरण देख लीजिए, रामचरितमानस का, एक ही विषय पर भिन्न भिन्न शैली में रचनाएं लिखी जा सकती हैं है ना। एक ही विषय पर नाटक भी कोई लिख सकता है, कोई उस विषय पर
उपन्यास लिख सकता है, कोई उस विषय पर कहानी, या कोई उस विषय पर कविता लिख सकता है। यानी वो शैली अलग अलग हो सकती है, विषय एक रह सकता है ना। तो ये हम इस मान्यता को भी नहीं मानते कि कला में विषय और शैली अभिन्न रहते हैं। विषय और शैली दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसके बाद उसकी तीसरी धारणा है कला का अंगों या तत्वों के आधार पर विश्लेषण करना कला की हत्या करना है। तो अंगों या तत्वों के आधार पर विश्लेषण करने से ये जो अंग हैं ये कला से हम अलग करके नहीं देखते, है ना। वो यानी वो जो उसमें वो तर्क देते हैं कि चिकित्सा विज्ञान की कक्षा में कोई अध्यापक है, वो ये कहे कि मानव शरीर को हम अनेक तत्वों में बांट सकते हैं, जैसे उसका खून अलग कर दें, मांस अलग कर दें, मज्जा हड्डी अलग कर दें। तो कोई विद्यार्थी कहे कि नहीं साहब ऐसा मत कीजिए, रक्त मांस हड्डी इनको अलग अलग कर देंगे तो शरीर जीवित कैसे रहेगा, है ना। तो इसका अलग अलग करने का क्या अर्थ है? ये अलग अलग करके हम उसके शरीर से अलग अलग नहीं करते, लेकिन केवल हम उसके अध्ययन के लिए हम उन्हें अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। इसका हृदय कैसा है, इसकी हड्डियाँ कैसी है, इसका मांस कैसा है ना। हम कैंची लेकर उसको अलग अलग नहीं काट 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 के रख देते ना। इसी प्रकार हम पुस्तक में से तत्वों को अलग नहीं करते। किसी रचना की हम व्याख्या करते हैं तो उसका अंगों या तत्वों के आधार पर ये तत्व अलग है, इसको कैंची से काट के अलग रख दिया, इसको अलग रख दिया, ऐसा नहीं करते, है ना। बल्कि हम उसका एक उन अंगों के आधार पर एक समन्वित उसका विवेचन विश्लेषण करते हैं, है ना। जैसे हम गोदान या कामायनी इसके विभिन्न तत्वों की विवेचना करते हैं तो हमारा ये तात्पर्य नहीं होता कि हमको उसको कैंची से हमको अलग अलग कर दें, बल्कि हम अपने केवल विवेचन या केवल अध्ययन की सुविधा के लिए अलग अलग तत्वों की अलग अलग हम व्याख्या या मीमांसा करते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये उनका ये कहना कि तत्वों का अलग अलग विश्लेषण करना कला की हत्या करना है, ये भी ठीक नहीं है। कला को समझने के लिए, उसके मर्म को जानने के लिए उसके अलग अलग अंगों की विवेचना की जाती है और तभी फिर उसको एक समग्र रूप में समझा जाता है। तो ये तीसरी धारणा भी विद्वानों को स्वीकार नहीं है। इसके बाद वे चौथी धारणा में कहते हैं कला सर्जन और आस्वादन प्रक्रियाएं एक ही हैं। तो ये बताना भी ऐसा ही है मानो कोई कह दे कि भोजन पकाना और भोजन खाना एक ही चीज़ है। कला सर्जन यानी कविता रचना, कहानी लिखना, और आस्वादन यानी उस कहानी या कविता का फिर आनंद लेना, उसे पढ़ना, उससे रस लेना। तो ये वही बात हो गई कि भोजन पकाना और भोजन खाना क्या दोनों एक ही हो सकती हैं? साथ ही कवि की प्रतिभा को पाठक की रुचि के साथ भी वो एक ही कहता है कि पाठक की जो रुचि है वही कलाकार की प्रतिभा, यानी रुचि और प्रतिभा दोनों पर्यायवाची हैं। तो ये भी बड़ा विचित्र सी बात है ना। तो इसका मतलब जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि मान लो हमें प्रेमचंद की कहानियों में हमें रुचि तो है, तो इसका तात्पर्य ये थोड़ी है कि हम प्रेमचंद ही बन जाएं या हमें प्रेमचंद बनने की प्रतिभा है। रुचि तो है हमारे में, हमें रुचि है, प्रेमचंद की कहानी पढ़ते हैं, रुचि से पढ़ते हैं, लेकिन हमें वो प्रतिभा नहीं कि हम उस प्रकार की लिख भी सकें, है ना। तो इस प्रकार ये भी थोड़ी सी धारणा है, ये भी ठीक प्रतीत नहीं होती। पाठक का कवि के साथ तादात्म्य अवश्य होता है। जहाँ तादात्म्य या वो जहाँ वो कहता है कि श्रोता में ऐसा गुण होना चाहिए वो दृष्टि की जिसके द्वारा वह कलाकार के दृष्टिकोण के साथ तादात्म्य स्थापित कर ले, ये बात ठीक है। जब कलाकार का और श्रोता या पाठक का तादात्म्य स्थापित हो जाता है तभी उनका साधारणीकरण होता है, जिस साधारणीकरण की बात रस सिद्धांत में हम पढ़ते हैं। इसके बाद पांचवी धारणा देखते हैं सामान्य अनुभूति। हम कलाजन्य अनुभूति के बारे में वो कहता है ना। तो इसके संबंध में हम देखते हैं कि विरोधी बातें हैं ये। क्रोचे ने दोनों प्रकार की अनुभूतियों का क्षेत्र तो भिन्न मान लिया, परंतु उनमें गुणों का नहीं वर्ण मात्रा का अंतर माना। उन्होंने कहा कि सामान्य अनुभूति और कलाजन्य अनुभूति जो अभी हमने वर्णन किया था, दोनों का क्षेत्र भिन्न है, सामान्य अनुभूति का और कलाजन्य अनुभूति का। जो सामान्य अनुभूतियाँ होती हैं सुख दुख, उनका आर्थिक और व्यवहारिक ज्ञान जो होता है उससे संबंध होता है, जबकि जो हमारी जो कला जो है उसका सहज ज्ञान या सहजानुभूति से उसका संबंध होता है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन वो कहता है कि इनमें जो ये अनुभूति हैं दोनों प्रकार की, सामान्य अनुभूति और जो कला से प्राप्त अनुभूति है, उसमें गुणों का कोई अंतर नहीं, केवल मात्रा का अंतर है। तो ये परस्पर विरोधी सी बातें हैं, ये भी कोई स्वीकार की बातें नहीं है। कलाजन्य अनुभूति को लौकिक अनुभूति से हल्का माना है उसने, इससे हमारे लौकिक सुख दुख का हल्का रूप कलाजन्य अनुभूति के समकक्ष सिद्ध होता है।
यानी यदि हमें बहुत थोड़ा सा ही सुख दुख है तो वो थोड़ा सा सुख दुख का जो हल्का सा ही रूप है वही कलाजन्य अनुभूति के बराबर होगा, क्योंकि कलाजन्य अनुभूति है वो लौकिक अनुभूति से अलग है। जैसे हमने उदाहरण में पढ़ा था, नाटक आदि देखते समय हम हंसते रोते हैं तो हमारा जो हंसना रोना या जो हमारी वो खुशी और जो हमारा दुख होता है वो हमारे वास्तविक सुख दुख से हल्का होता है। तो यदि हम ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब हमारा जो लौकिक सुख दुख है वो यदि हल्का होगा तब वो जाकर उस कलाजन्य सुख दुख के बराबर होगा। तो ये भी हमें बात सत्य प्रतीत नहीं होती। इसके बाद देखते हैं, हमें एक और इसी से संबंधित बात आती है कि अभिवेदनावाद को भारतीय जो आचार्य हैं वो वक्रोक्तिवाद से जोड़कर देखते हैं। और एक विवाद सा हो गया था, और इस विवाद कब शुरू हुआ, जब आचार्य शुक्ल ने एक बार कह दिया, आचार्य शुक्ल ने, कि जो ये क्रोचे का जो अभिवेदनावाद है ये भारतीय वक्रोक्तिवाद का ही विलायती उत्थान है। विलायती लोगों ने यानी पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने, क्रोचे जैसे विद्वानों ने भारतीय वक्रोक्तिवाद को ही विलायती उत्थान के रूप में प्रस्तुत किया है, और उन्होंने इसे वाक वैचित्र्यवाद कह दिया, यानी वाणी को विचित्र ढंग से प्रयोग करने की एक पद्धति, ये कह दिया। तो इसके पश्चात फिर आचार्य कुंतक ने जो वक्रोक्तिवाद की वक्रोक्तिवाद वो आचार्य कुंतक का सिद्धांत है। तो जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा कि भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान अभिवेदनावाद है, अभिवेदना है, तो फिर एक बहस शुरू हो गई, क्योंकि आचार्य शुक्ल बड़े नामी ग्रामी बड़े आलोचक और विद्वान हिंदी साहित्य के, तो उनकी एक एक बात पर बहस और व्याख्याएं शुरू हो जाती हैं। तो विद्वानों में इस बात पर बड़ी एक प्रकार से विवाद शुरू हो गया कि क्या ये अभिवेदनावाद या अभिवेदना क्रोचे की भारतीय वक्रोक्तिवाद का ही विलायती उत्थान है ना। तो इसकी समानता और असमानता फिर हम देखते हैं कि क्या इनमें समानता है और क्या असमानता, और क्या वास्तव में जैसा शुक्ल जी ने कहा क्या वैसा है। तो हम इसकी समानता देखते हैं कि दोनों आचार्य अभिवेदना को ही काव्य का प्राण तत्व मानते हैं, आचार्य शुक्ल भी और क्रोचे भी, नहीं आचार्य शुक्ल नहीं, कुंतक भी, वक्रोक्तिवाद के जो प्रतिष्ठापक है कुंतक भी और क्रोचे भी, दोनों अभिवेदना को काव्य का प्राण तत्व मानते हैं। तो इस प्रकार दोनों आचार्य कलावादी आचार्य सिद्ध होते हैं। दोनों ही आचार्य क्रोचे भी और कुंतक भी काव्य में कल्पना तत्व को भी प्रमुखता देते हैं, ये भी दोनों में बात मिलती है। दोनों ने अभिवेदना या उक्ति को अखंड, अविभाज्य और अद्वितीय माना है, यानी जो अभी हमने पढ़ा है कि जो क्रोचे है वो कला की अखंडता में विश्वास करता है, कला के अंगों या तत्वों में नहीं। ऐसा ही कुछ कुंतक के विषय में भी है। तो ये बात भी दोनों में समान है। इसके बाद दोनों अभिवेदना या सौंदर्य अभिवेदना की सफलता की कोटियाँ नहीं मानते कि सफल कम सफल है, ज़्यादा सफल है, अधिक सफल है, अभिवेदना कितनी सफल है, ये नहीं, या तो सफल है या सफल नहीं है, ऐसा ही मानते हैं। तो ये भी दोनों में बात समान है। इसके बाद हम इनकी विषमताओं को देखते हैं इनके दृष्टिकोण में। कुंतक है ये मूलतः अलंकारवादी आचार्य हैं, जबकि क्रोचे हैं हमने पढ़ा वो दार्शनिक हैं, और दार्शनिक आधार पर उन्होंने कला की व्याख्या की है, यानी आत्मा की प्रवृत्तियों के आधार पर। तो इस प्रकार दोनों का दृष्टिकोण मूल रूप में ही भिन्न है, क्योंकि एक तो आचार्य अलंकारवादी काव्य शास्त्र के आचार्य और दूसरे दार्शनिक हैं। तो इनके मूल चिंतन, मूल दृष्टिकोण ही इनका भिन्न है। इसी प्रकार कुंतक हैं वे आनंद सौंदर्य की सिद्धि ही नहीं अपितु उसका कारण भी है, ऐसा कहते हैं कि आनंद क्या है, सौंदर्य की सिद्धि ही नहीं, यानी आनंद के द्वारा सौंदर्य सिद्ध ही नहीं होता है ना, बल्कि वो उसका कारण भी होता है। ठीक है, यानी सौंदर्य से हम ये कह सकते हैं कि सौंदर्य आनंद की उत्पत्ति का भी कारण है। और क्रोचे कहते हैं के अनुसार सौंदर्य और उसकी प्रतिरूप अभिवेदना स्वयं अपना उद्देश्य है, यानी उसका ये भी उद्देश्य नहीं है कि सौंदर्य से कोई आनंद ही लिया जाए, जबकि कुंतक आनंद मानते हैं कि सौंदर्य से आनंद मिलना चाहिए ना, लेकिन क्रोचे ऐसा नहीं मानते, यानी यहाँ दोनों भिन्न हैं। इसके पश्चात कुंतक वस्तु तत्व को अधिक स्वीकृति देते हैं और क्रोचे के सिद्धांत में वस्तु तत्व की बात इतनी अधिक नहीं की गई है। तो ये भी अंतर है दोनों में। इसके बाद जो वक्रोक्तिवाद है उसमें, क्योंकि वो भारतीय वाद है, वक्रोक्तिवाद भारतीयवाद है, भारतीय दर्शन और भारतीय विचार परंपरा का उस पर प्रभाव है, इसलिए वो नीतिवाद को नहीं त्याग सकता।
जबकि अभिवेलनावाद है उसमें नीति अनीति का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये भी अंतर है। इसके बाद क्रोचे है वो काव्य को सहजानुभूति मानता है। क्रोचे का कहना है कि काव्य है वो सहजानुभूति है, जो हमने अभी पढ़ा है। जबकि कुंतक है वो कहता है काव्य है वो कवि का व्यापार है, कवि का कार्य है। कवि व्यापार को कुंतक काव्य कहता है। इसके बाद कुंतक वक्रता एवं व्यापार में स्पष्ट भेद बताते हैं। वक्रता और व्यापार नहीं, वक्रता और वार्ता में, यानी वक्र ढंग से की गई बात और सिंपल साधारण ढंग से की गई बात, उनमें भेद होता है। और क्रोचे कहता है कि उक्ति है वही कला का मूल आधार है ना, उक्ति को ही कला का मूल आधार मानते हैं। वक्रता और वार्ता आदि का भेद वे नहीं मानते। तो इस प्रकार इस हम देखते हैं कि इसमें अंतर अधिक है इन दोनों में और समानताएं बहुत कम हैं। तो हम कह सकते हैं कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्तिवाद को काव्य की आत्मा माना ना, जबकि अभिवेलनावाद में ऐसा कुछ नहीं है। वक्रोक्ति से उनका अभिप्राय क्या है? कथन की वक्रता, वक्र ढंग से की गया कथन वही वक्रोक्ति है। अभिवेलनावाद में इस प्रकार की वक्रता का उल्लेख नहीं है, उक्ति वैचित्र्य का भी उल्लेख नहीं करता अभिवेलनावाद। तो इसे वक्रोक्तिवाद नहीं कहा जा सकता और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अभिवेलनावाद है वो भारतीय वक्रोक्तिवाद का ही विलायती उत्थान है। इस बात को स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद हम निष्कर्ष देख लेते हैं पूरी इसका क्रोचे के अभिवेलनावाद का। क्रोचे का अभिवेलनावाद वैचारिक दृष्टि से देखें बड़ा विशुद्ध है, एक अभिवेलनावाद विशुद्ध अभिवेलनावादी है, इससे के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसकी बात जब पाठक सुनता है, देखता है, पढ़ता है, उसमें काफ़ी वो उलझ जाता है। जेम्स विद्वान हुए हैं जिन्होंने व्याख्या भी की है, क्रोचे का अध्ययन भी किया है, वो उनके अनुसार उनका मानना है कि जिस कलाकार या कला की बात क्रोचे करता है या जिसकी ये व्याख्या करता है उसका अस्तित्व ही नहीं है कहीं। ऐसा कलाकार तो केवल उसके मन या उसके मस्तिष्क में ही है, इसके मस्तिष्क में है, केवल क्रोचे के ही मस्तिष्क में ऐसा कोई कलाकार है। ऐसा कलाकार वास्तव में कोई है नहीं। यानी इस अभिवेलनावाद यानी कि इसमें मुख्य रूप से यह कि अभिवेलना को अभिव्यक्त करना भी आवश्यक नहीं समझता क्रोचे। यानी मन में वो सहजानुभूति हो गई, संवेदन हो गए और उनसे ही वो बस उसने उनका अनुभव कर लिया, इतना ही बहुत है। और जब तक वो अभिव्यक्त नहीं होगी, कला या कविता के रूप में वो प्रकट नहीं होगी, तब तक उसका मूर्त रूप कैसे होगा, है ना। तो इसी बात पर बड़ा ये आपत्ति उठाई जाती है। परंतु फिर भी हम इतना कह सकते हैं कि क्रोचे के प्रभाव के कारण कला और साहित्य को दार्शनिकता, बौद्धिकता, नैतिकता, उपयोगिता के नियंत्रण से मुक्ति मिली और अनुभूति की सहज अभिव्यक्ति को बल मिला। कि जो भी सहजता से, जो सहज ज्ञान द्वारा जो अनुभूत होता है, सहजानुभूति जो होती है, बस वही उसी की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति वास्तविक है या नहीं वो अलग बात है, यानी उसी की अभिव्यक्ति कोई काव्य मानना है। तो इस प्रकार साहित्य और कला के ऊपर जो दार्शनिकता या जो बौद्धिकता या जो नैतिकता, यानी नैतिक भी होना चाहिए काव्य, बुद्धि बोझिल भी, उसमें बुद्धि तत्व भी होना चाहिए, उसमें दार्शनिकता का समावेश भी होना चाहिए, उपयोगी भी होना चाहिए। इन सारी बातों से साहित्य और कला को एक प्रकार से मुक्ति मिलती है क्रोचे के अभिवेलनावाद के सिद्धांत से। कला का लक्ष्य यानी कला या सौंदर्य मानने वालों की दृष्टि में जो कला का लक्ष्य केवल कला ही मानते हैं, कला कला के लिए, बस कला केवल आनंद के लिए है, उपयोगिता के लिए नहीं है, यह केवल सौंदर्य के लिए और सौंदर्य आनंद के लिए। तो उनकी दृष्टि में जो ये क्रोचे का सिद्धांत है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए, इसके बाद हमने इस व्याख्यान में कुछ संदर्भ पुस्तकें, सहायक पुस्तकें जिन आप और अधिक अध्ययन के लिए उनकी सहायता भी ले सकते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखित साहित्यिक निबंध, काव्य शास्त्र और साहित्यालोचन, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा विभाग के ये नोट्स हैं विद्यार्थियों के लिए। इसके अलावा पाश्चात्य काव्य शास्त्र, लक्ष्मी पब्लिशिंग हाउस रोहतक की एक रचना, एक पुस्तक है। धन्यवाद।